मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट ट्रायल, इसकी बात करनी थी। वारंट ट्रायल दो प्रकार के हैं, एक सेशन ट्रायल और दूसरा वारंट ट्रायल जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होंगे। जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होंगे वारंट ट्रायल, उनके संबंध में प्रक्रिया दो प्रकार की है। एक जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है और दूसरे वो जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है। यानी वारंट मामले एक ही हैं, कौन से, जिनमें सजा कितनी प्रोवाइड है, जिनमें सजा प्रोवाइड है 2 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, 2 वर्ष गलत बोल गए हम, 2 वर्ष से अधिक, क्योंकि जिनमें सजा 2 वर्ष तक प्रोवाइड है वे सारे के सारे मामले सम्मन मामले हैं। तो वारंट मामले एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन हुआ। फिर वारंट मामलों को 2 प्रकार के सब कैटेगराइजेशन में हम डिवाइड करेंगे। एक ऐसे वारंट मामले जो सेशन के द्वारा विचारणीय है और दूसरे वारंट मामले जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है वारंट मामले, उनके संबंध में प्रक्रिया एक, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुए हों और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हुए। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों का विचारण होगा तो 2 प्रकार की प्रक्रियाएं आ जाएंगी। एक प्रकार की प्रक्रिया जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के संबंध में एप्लीकेशन में आएगी, और दूसरे प्रकार की प्रक्रिया जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा जो मामले संस्थित होंगे उनके संबंध में विचारण के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब वारंट मामलों का विचारण, इस पर विचार चलेगा, तो मोटे तौर पर इस पूरे चैप्टर को 3 भागों में विभाजित आप पाएंगे। अगर पुरानी सीआरपीसी, क्योंकि उसके सेक्शन हमें याद है, उसके हिसाब से बात करें तो 238 इससे लेकर के 243 तक जो प्रक्रिया दी गई थी वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के संबंध में प्रक्रिया ये दी गई थी। और जब सेक्शन 244 से हम शुरू होते थे तो आपका 247 तक जो प्रक्रिया दी गई थी वो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित जो वारंट मामले थे उनके संबंध में प्रक्रिया दी गई थी। और 248 से लेकर 250 वहां पर जो सेक्शन थे वो दोनों मामलों में, चाहे पुलिस रिपोर्ट से संस्थित वारंट मामले इसका विचारण हो रहा हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण उसका हो रहा हो, किसी भी प्रकार से हो रहा हो, उसके संबंध में प्रक्रिया 248, 249 और 250 ये दोनों मामलों पर लागू होती थी। और जहां तक 251-52 उसका सवाल है तो वो सम्मन मामलों का विचारण है, और सम्मन मामलों के विचारण की प्रक्रिया वो अलग ढंग की है। और विचारण की इतनी सारी प्रक्रियाएं बनाई क्यों गई, इस जस्टिफिकेशन पर हम लोग पहले बात कर चुके। अपराधों की गंभीरता यही एक आधार है जिसके कारण से कई प्रकार की प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। सम्मन मामलों का विचारण अलग ढंग से होगा, वारंट मामलों का विचारण अलग ढंग से होगा, सेशन मामलों का विचारण अलग ढंग से होगा। आप कोई भी काम घर में करते हैं तो काम से उत्पन्न होने वाले परिणाम जितने गंभीर होंगे उतनी ही सजगता और तत्परता के साथ वो काम किया जाएगा। काम की आवश्यकता और काम के साथ चलने वाले खतरे दोनों को विचार में रखकर प्रक्रिया बनाई जाती। तो चूंकि वारंट मामले जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारित होंगे उनमें सजाएं आमतौर पर बहुत गंभीर हैं, इसलिए वहां प्रक्रिया एक ही रखी गई, चाहे मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है। और परिवाद पर संस्थित ये इस शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया है और जानबूझकर इस शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि अगर परिवाद पर संस्थित होगा तो अगर मजिस्ट्रेट ने स्वयं किसी अपराध का संज्ञान लिया होगा तो उसके संबंध में प्रक्रिया फिर अलग से बनानी पड़ जाएगी। इसलिए अपराधों के संज्ञान के दृष्टिगत
इस शब्दावली का प्रयोग हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और पुलिस रिपोर्ट पर से अन्यथा संस्थित। तो वारंट मामले जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारित होंगे वे इतने गंभीर हैं, उसकी प्रक्रिया विस्तार से बनाई गई, इलेबरेट है, और उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब वारंट ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष, और चूंकि दो प्रकार की, ठीक है, प्रक्रियाएं यहां दी गई, एक पुलिस रिपोर्ट के संबंध में, एक पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, तो दोनों की चर्चा चलेगी। कहता है सबसे पहले धारा 230 का अनुपालन। जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है या हाजिर होता है, तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 230 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है। ठीक है, धारा 230 जो पूर्व में धारा 207 थी, और धारा 207 में क्या था कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ कलेक्ट हुआ उस सब की प्रतियां ये अभियुक्त को दी जाएंगी ताकि वो अपनी प्रतिरक्षा ठीक ढंग से कर सके। तो सबसे पहले ट्रायल की शुरुआत में मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित किया गया है कि वो इस बात का समाधान कर ले कि अभियुक्त इसे सारी चीजें मिल गई हैं जिसे इसे डिफेंस के लिए जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने अपना यह समाधान बिना किए ट्रायल को शुरू कर दिया और कालांतर में जब ट्रायल आगे बढ़ गया तब यह पता लगा कि अभियुक्त को सारी चीजें जो 207 में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो विचारण पर क्या परिणाम आएगा? क्योंकि यहां अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो कहता वेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट द अक्यूज्ड appears or is brought before a magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall शब्द का उपयोग किया है, में शब्द का उपयोग नहीं है। और शैल शब्द के उपयोग से ऐसा लगता है कि शायद ट्रायल विशिएट कर जाएगा, कि अगर शुरुआत में ही, क्योंकि यहां क्या लिखा है, when in any warrant case instituted on a police report the accused appears or brought before a magistrate at the commencement of the trial, यानी विचारण की शुरुआत जब भी होगी ठीक उससे पूर्व। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए आरोप की विरचना हो गई और आरोप की विरचना के पश्चात यह पाया गया कि 207 या 230 के उपबंधों का अनुपालन नहीं हुआ था, तो स्थिति क्या बनेगी? क्योंकि एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल की शुरुआत हो रही तभी उसे देखना, तो मसला उच्चतम न्यायालय तक गया है और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो शैल का प्रयोग है इसे मे के प्रयोग की तरह पढ़ना चाहिए। यहां पर शैल शब्द का प्रयोग जरूर हो गया, लेकिन भाषा का अर्थ लगाते समय जो सुबह हमने कहा था कि उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, कुछ भी कहने का या कुछ भी करने का। एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल अभियुक्त को प्रतियां दी जाएंगी। इसे लिखने के पीछे लेजिस्लेचर का भाव क्या है? तो लेजिस्लेचर का भाव यह कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ यह हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो अपनी प्रतिरक्षा कर ही ना पाए और प्रतिरक्षा के अभाव में दोष सिद्ध हो जाए।
ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए, इसलिए सेक्शन लिखा गया। तो अगर यह दिखाई दे रहा है कि नो डाउट कॉपीज हैज नॉट बीन सप्लाइड टू द अक्यूज, ये सही है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, उस समय पर, उस समय बिंदु पर कॉपीज नहीं दी गई, लेकिन फिर भी अभियुक्त इसने अपनी प्रतिरक्षा करने में किसी प्रकार की असमर्थता न तो दिखाई है और न अभिलेख से यह दर्शित हो रहा है कि उसमें किसी प्रकार की निर्योग्यता या असमर्थता उत्पन्न हुई इस अनियमितता के कारण। तो ये ऐसी अनियमितता मानी जाएगी जो किसी भी प्रकार से विचारण को दूषित नहीं करेगी। ये शैल लिखा जरूर है, लेकिन इसे मैं की तरह पढ़ा जाएगा। और हां, ये ठीक है कि जिस वजह से ये सेक्शन लिखा गया, अगर वो दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली फिर इसका विचारण पर दूषित करने वाला असर होगा और फिर तब तक की गई समस्त कार्रवाई अविधिमान्य समझी जाएगी जब तक कि उसे प्रतियों का मिलना यह सुनिश्चित न कर लिया जाए, और फिर विचारण दोबारा से ही चलाना पड़ेगा, अन्य कोई तरीका बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? अच्छा, यह सुनिश्चित करने के उपरांत फिर सेक्शन अगला बता रहा है कि अभियुक्त का उन्मोचन यह किन दशाओं में किया जा सकता है। इसके संबंध में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी चर्चा की कि व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, यानी ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है कि अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाए बिना विचारण के ही। लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है कि एक बार अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई चार्जशीट सबमिट कर दी तो अभियुक्त का विचारण होगा ही, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहां कहता है अभियुक्त धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां देने की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। अक्यूज को एक हक ये 262 सबसेक्शन 1 इसमें दिया, लेकिन लिमिटेशन ये लगाई कि इफ यू वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन, काय के लिए? अपने को उन्मोचित करने के लिए, तो आप 60 दिन के भीतर एप्लीकेशन लगाएं। नहीं लगाते हैं आप तो सबसेक्शन 2 कहता है यदि धारा 193 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने और अभियुक्त की या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा। ध्यान देने योग्य बात यह कि एप्लीकेशन डिस्चार्ज की फाइल करने के लिए 60 डेज की अवधि है, लेकिन उसे 60 दिन की अवधि के भीतर डिसाइड हो जाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फाइलिंग एप्लीकेशन की अगर आप करना चाहते हैं तो विद इन 60 डेज करिए, लेकिन यह नहीं लिखा है कि आप 59 दिन तक इंतजार करते रहेंगे और 60वें दिन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अगर न्यायालय ने आपको सुनवाई के लिए आहूत कर लिया आरोप की विरचना है तो आप ये नहीं कहेंगे कि सब 60 दिन तक तो हमारे पास एप्लीकेशन फाइल करने का समय है, इसलिए 60 दिन से पहले आरोप की विरचना हो ही नहीं सकती। भाई आप कहने को तो ये भी कह सकते हैं ना, कोई भी मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको जो दी जाती है वो इसलिए थोड़ी दी जाती कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आप बैठे रहो और एट द लास्ट मोमेंट आप चले जाओ।
तो एट द लास्ट मोमेंट अगर आप सभी लोग एक साथ आ जाओगे तो फिर काम होगा कैसे? 60 दिन की अवधि तो आपको इसलिए दी गई कि जिस दिन मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष संज्ञान के उपरांत विचारण के लिए आ गया और आपको प्रतियां मिल गई, तो अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपको फाइल करनी तो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप फाइल करो। हां, कोई आकस्मिक स्थिति बन गई है जिसके कारण से आप 60 दिन से पूर्व फाइल ही नहीं कर पाए, तो 59 दिन तक इंतजार करना ये उचित माना जाएगा। लेकिन ये थोड़ी है कि 60वें दिन ही आप आ रहे हो और इससे पहले जब आरोप की विवेचना के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आप ये कह रहे हो कि हम डिस्चार्ज एप्लीकेशन देंगे, लेकिन क्यों नहीं दी आपने अब तक, इसका कोई कारण नहीं बता रहे, तो फिर ये माना जाएगा कि आपको डिस्चार्ज नहीं देनी है। यानी न्यायालय सबसेक्शन 2 की कार्रवाई के लिए 60 दिन के व्यतीत होने का इंतजार नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 की कार्रवाई वो प्रारंभ करेगा। आप अगर ऐसा कहते हैं कि हमें सबसेक्शन 1 में वर्णित अपने अधिकार का प्रयोग करना है और उसको प्रयोग करने लायक जो तैयारी है वो हम ऐसे कारणों से जिनका निवारण हम नहीं कर सकते बाधित हुई है, तब 60 दिन तक इंतजार हो सकता है। आप कारण खुद पैदा कर रहे हैं, तब तो 60 दिन इंतजार नहीं होगा। आप तैयारी कर रहे थे और तैयारी बाधित हुई है ऐसे कारणों से जिनका निवारण करना स्वयं आपकी शक्ति के बाहर था, तब मैक्सिमम 60 दिन तक इंतजार करना यह समुचित माना जाएगा। अदरवाइज 60 दिन तक इंतजार क्यों हो? आपको बुलाया जाएगा और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी। अब सवाल यह कि प्रोसिक्यूशन ने जो पेपर, ये जो भी साक्ष्य संकलित किया, फिर वही हम जब भी इस स्टेज पर साक्ष्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल वो साक्ष्य नहीं मानेंगे, वो आदतन मुंह से निकलता है। अन्यथा जो कुछ विवेचना में संकलित हुआ उसे साक्ष्य माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप हमेशा के लिए समझ लेंगे साक्ष्य की दो विशेषताएं। एक कथन कैसे होना चाहिए? शपथ पर। और दूसरा कैसा होना चाहिए? प्रतिपरीक्षा का अवसर। तो विवेचना में जो कुछ संकलित हुआ वो न शपथ पर है और न ही साक्षी की प्रतिपरीक्षा ये हुई है, और तीसरी विशेषता वो भी नहीं है कि न्यायालय द्वारा न तो अपेक्षित किया गया था और न न्यायालय की अनुमति थी। उस समय तो न्यायालय में मामला ही नहीं था जब विवेचना चल रही थी, इसलिए जो कुछ विवेचना में संकलित है उसे साक्ष्य नहीं माना जा सकता। उसे केवल दो दशाएं हैं जिन पर निर्णय लेने के लिए साक्ष्य की मान्यता ये दे दी जाती है। एक बेल का डिस्पोजल और दूसरा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसके अलावा जो कुछ विवेचना में संकलित है वो कोई भी चीज साक्ष्य की संस्थिति में नहीं होती। केवल डॉक्टर साहब का हाथ का लिखा मेडिकल शामिल है, ये मान नहीं लिया जाएगा कि डॉक्टर साहब ने ही लिखा। धारा 67 एविडेंस एक्ट उसकी आवश्यकता के मुताबिक जब डॉक्टर साहब न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर
स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर ये कहेंगे कि इस दस्तावेज का अमुक भाग, यह संपूर्ण दस्तावेज मेरे अपने हस्तलेख में है, तभी वो पेपर सबूत माना जाएगा और तभी वो साक्ष्य का स्वरूप ग्रहण करेगा, इससे पूर्व नहीं। तो विवेचना में जो कुछ संकलित हुआ वो साक्ष्य नहीं है 3 कारणों से। एक, न्यायालय की अनुमति या अपेक्षा पर अभिलिखित नहीं है। दूसरा, शपथ पर नहीं है। तीसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर विरोधी पक्षकार को नहीं है। इसलिए वो किसी भी सूरत में एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। और कानून में जो कुछ आप कह रहे हो वो अगर आपकी बात धाराओं से समर्थित नहीं है तो फिर आपकी बात निराधार है। अगर हम ये कह रहे हैं कि विवेचना में जो कुछ संकलित है वो साक्ष्य नहीं है, तो इसका प्रमाण हमें कानून में ही देना होगा कि वो क्यों नहीं है साक्ष्य, हमें बताना होगा। तो वो साक्ष्य नहीं है। खैर, लेकिन वॉट एवर मटेरियल हैज बीन कलेक्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको गलत साबित करने वाला कोई साक्ष्य अभियुक्त के पास है, तो क्या इस स्टेज पर अभियुक्त ऐसे साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जो उसे निर्दोष साबित करता है? क्योंकि विधायिका की जो मंशा दिखती है सेक्शन के पीछे, वो तो यही दिखती है कि फुल ट्रायल अनावश्यक न किया जाए। भाई मंशा तो यही दिख रही ना, अन्यथा वो उन्मोचन का प्रश्न ही क्यों उठाते हैं? भाई उन्मोचन का अवसर यही क्यों देते हैं? सीधे कहते फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। लेकिन विधायिका कहती है कि अभियुक्त को कब उन्मोचित कर दिया जाएगा और डिस्चार्ज फाइल करने का हक ये भी दे रही है। तो वो कोई भी काम निरुद्देश्य और निरर्थक ये तो नहीं करेगी। तो डेफिनेटली अभियुक्त को कोई ऐसा साक्ष्य जो उसकी निर्दोषिता को प्रमाणित करता है देने का अवसर, ठीक है, या देने का हक इस अवसर पर होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय तक की राय आई है और उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यस, अगर अभियुक्त के पास ऐसा कोई एविडेंस है जिसके सामने आने के बाद प्रोसिक्यूशन के द्वारा संग्रहित सामग्री बिल्कुल बकवास लगने लगती है, वो इतना ऑथेंटिक पेपर है, तो फिर डेफिनेटली वो उस पेपर को फाइल कर सकता है इसी स्टेज पर और उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर अभियुक्त कोई ऐसी सामग्री लाता है जिसका परीक्षण होने की जरूरत है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो उसे इस स्टेज पर उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर तो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जाएगा और आपका जब नंबर आए तो आप अपना एविडेंस दीजिएगा। जैसे हम कहते हैं कि अभियुक्त ने अमुक दिन अमुक स्थान पर हत्या की और पता यह लगा कि ट्रंप ने 2 साल डिटेंशन सेंटर में रखे गए व्यक्ति को, जो कि वही है जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया है, और अभी डिपोर्ट किया भारत को, ठीक है। तो भाई जब डिटेंशन सेंटर में अमेरिका के वो मौजूद था तो यहां कैसे उसने हत्या में भाग लिया है? ठीक है, ये असंभव है क्योंकि अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में वो डिटेन था, तो यहां हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकृति का मतलब इस ढंग का कोई एविडेंस अगर है तो इस स्टेज पर अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अदरवाइज न्यायालय इस सामग्री को, जो सामग्री यहां अभियोजन द्वारा संकलित की गई है, उसी को विचार में लेगा
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए और क्या क्या सामग्री न्यायालय को विचार में लेनी है। यदि धारा 193 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने और अभियुक्त की या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे। यानी इस स्टेज पर भी अभियुक्त की परीक्षा यह हो सकती है और अभियुक्त की परीक्षा इसे करने के लिए एक ही सेक्शन है, कौन सा? 313। उसके अलावा अभियुक्त की परीक्षा करने के लिए कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। और अभियुक्त की परीक्षा अगर न्यायालय के द्वारा की जा रही है तो जांच विचारणा इसी के अनुक्रम में की जा सकती है, ठीक है। और विचारणा में कितनी बार भी की जा सकती है, क्योंकि 313 कहां थी? 300 से लेकर 327 के बीच में, और वो जांचों और विचारणों को लागू होने वाले साधारण उपबंध है। तो अभियुक्त की परीक्षा ये विचारण में कितनी बार भी न्यायालय के द्वारा की जा सकती है, लेकिन अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के बाद आवश्यक रूप से की जाएगी, तब कंपलसरी है, और उससे पहले आवश्यकता अनुसार। या इसीलिए यहां लिखा है कि ऐसी परीक्षा जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे। अगर मजिस्ट्रेट आवश्यक समझ रहा है, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में, या फिर एविडेंस मुंह से शब्द निकला, प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ दस्तावेजें 193 की पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की हैं, उनमें से किसी को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त को आहूत कर लेना चाहिए और उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए, तो कर लेगा। जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंतर्गत धारा 164 या 183 उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड रखा है, ठीक है। उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट ये अभियोजन ने रिकॉर्ड करके प्रस्तुत किया है। तो अभियुक्त की परीक्षा इस बिंदु पर कि आखिर किन परिस्थितियों में उसने ये कन्फेशन किया था, इसके संबंध में उसकी परीक्षा न्यायालय द्वारा आहूत करके किया जाना ये ठीक होगा। तो यहां पर अगर मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे तो अभियुक्त की परीक्षा कर सकता है। अब आप ये भी देखते हैं, जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने कन्फेशन किया, संस्वीकृति की, ठीक है, मजिस्ट्रेट उसे लेखबद्ध कर लेगा, ठीक है, उसे चेतावनी देगा, वो प्रिकॉशंस लेगा जो 164 या 183 में वर्णित हैं, और वो लेखबद्ध हो जाएगी। उसके बाद मामला विचारण न्यायालय इसके समक्ष आ जाएगा। विचारण तो होगा ही, उस कन्फेशन को उसके खिलाफ साबित किया जाएगा। चलिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गई। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद अभियुक्त उससे पूछा जाएगा कि वो दोषी होने का अभिभाग करता है या विचारण की मांग करता है। सेशन ट्रायल में भी हम लोगों ने देखा था और अभी यहां भी देखेंगे। उसने दोषी होने का अभिभाग कर लिया, ठीक, न्यायालय उसे स्वविवेकानुसार दोषसिद्ध कर सकता है। उसने इस समय भी कन्फेशन नहीं किया, ठीक है ना, उसने 164 या 183 में किया तो ठीक, उसने इस समय कर लिया तो ठीक, उसने दोनों अवसरों पर नहीं किया तो ठीक। विचारण आगे बढ़ गया। ड्यूरिंग ट्रायल जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा था, अभी डिफेंस का एविडेंस शुरू नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है। अब अभियुक्त कहता है कि हम कन्फेशन करना चाहते हैं। ऐसा होता है कचहरी में,
कई बार होता है। अब वो कह रहा है हम कन्फेशन करना चाहते हैं, तो 183 उपयोग में नहीं आ सकते क्योंकि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन थी। चार्ज फ्रेम हो चुका है और उसने उस समय ये कहा कि हम कुछ भी स्वीकार नहीं करते। उस समय उसने विचारणा की मांग की, विचारण चल रहा है और अब वो कहता है कि हम कन्फेशन करना चाहते हैं। तो आखिर ये कन्फेशन जो विचारण का न्यायालय है, ये रिकॉर्ड कहां करेगा? इसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई उपबंध ये अभिव्यक्त तौर पर पूरी सीआरपीसी में दिखाई ही नहीं देता। You cannot find a single section under which this confession of the accused can be recorded. ठीक है, तो क्या होगा? 313 अभियुक्त की परीक्षा, परीक्षा में ही तो कन्फेशन करेगा, न्यायालय उसे आहूत करेगा और अभियुक्त की परीक्षा करेगा और उससे यह पूछेगा कि क्या वो कन्फेशन करना चाहता है। जो प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि वो कन्फेशन करना चाहता है, क्या ये उसी का है? क्या ये स्वतंत्रता पूर्वक दिया गया है? और फिर अगर वो कन्फेशन करता है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसीलिए 313 है जिसके अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा होती है, ये एक महत्वपूर्ण उपबंध है। ठीक है, होता क्या है, आप जब कचहरी में जाते हैं तो 313 मियर फॉर्मेलिटी लगता है। आपको लगता है ये मियर फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक बार ये साबित कर पाए कि 313 नहीं हुआ तो पूरा ट्रायल विशिएट कर जाएगा। पूरा ट्रायल दोबारा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। वो इतना महत्व का सेक्शन है। यदि पूरा ट्रायल वहीं से होगा जहां से अभियुक्त की परीक्षा ये आई है, लेकिन फिर भी करना दोबारा पड़ेगा। और मजेदार है कि अभियुक्त की परीक्षा स्वयं न्यायालय करेगा। और ये प्रश्न उठाइए नहीं कहीं भी, हम बताए दे रहे हैं आपको। जब न्यायालय करेगा तो न्यायालय के लिए सुरक्षित यह है कि वो अपनी हैंडराइटिंग में करे। ठीक है, यद्यपि न्यायालय स्वयं करके लिखवा किसी से भी सकता है, ये सुविधा है न्यायालय को। क्यों? अभियुक्त की परीक्षा रिकॉर्ड करने के लिए वही सेक्शन लागू होंगे जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए लागू हो रहा है। और एविडेंस की रिकॉर्डिंग इसके लिए जो सेक्शन है वो अनुमति देते हैं, या तो पीठासीन अधिकारी स्वयं या स्वयं बोलकर अपने अधीनस्थ अधिकारी से वो रिकॉर्ड करवा सकता है। तो अभियुक्त की परीक्षा के संबंध में भी यही स्थिति है। लेकिन अगर न्यायालय के हस्तलेख में नहीं है वो, तो एक कहने को आर्गुमेंट ये तो डिफेंस को मिलता ही है। अगर मामले को विलंबित करना चाहते हैं कि साहब इन्होंने 313 अपने आप नोट कर लिया, इनके कर्मचारियों ने, हमने हमारी कोई परीक्षा या हमारा कोई स्पष्टीकरण ये अभियोजन साक्ष्य के संबंध में आहूत नहीं किया गया, इसलिए हमारी कोर्ट में आप कभी भी आएंगे तो हमारे साहब अपनी हैंडराइटिंग में ही हमेशा 313 को अभिलिखित किया करते हैं। और विशेषकर वो कहते हैं मान लीजिए हम किसी दिन व्यस्त हैं तो पेशकार साहब के अलावा कोई नहीं और कोई नहीं छुएगा, क्योंकि उसका कारण ही यही है कि रीडर, पेशकार को रीडर कहते हैं, या तो वो अभिलिखित करें या उनके निर्देश पर रीडर अभिलिखित करें। किसी अन्य की हैंडराइटिंग में वो है कैसे? तो वो मियर फॉर्मेलिटी नहीं है, वो महत्वपूर्ण उपबंध है। तो यहां डिस्चार्ज करने से पूर्व पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ भेजी गई दस्तावेज है
और अभियुक्त की परीक्षा अगर आवश्यक समझता है कौन, मजिस्ट्रेट, तो अभियुक्त की परीक्षा करने के उपरांत, और सिर्फ इतना ही नहीं तो और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर इसे देने के पश्चात, यानी मजिस्ट्रेट की शक्ति अप्रतिबंधित नहीं है। कानून की यही खूबसूरती है। आज बोलेंगे नहीं कैमरे पे क्योंकि ठीक नहीं है। आज हमने एक पोस्ट पढ़ी, फिर हमने तुरंत फोन लगाया, हमने कहा इस पर कमेंट तो हम देना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कठोर हो जाएगा इसलिए नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि किरी महोदय ने यह कहा है कि कानून सिर्फ कुत्तों के लिए या अपराधियों के लिए निर्मित होता है, ऐसा बेंथम ने कहा है। तो पहली चीज, बेंथम का जो नमूना है वो आपराधिक विधि का नमूना है। ठीक है, बेंथम जो विश्लेषण करते हैं विधि का, वो किसका करते हैं, आपराधिक विधि का। और आपराधिक विधि वाकई उन्हीं के लिए बनी है जो न्यूनतम नैतिकता का पालन भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये न्यूनतम नैतिकता है। हमने कहा ना कि मुसलमान की दो परिभाषा हैं, एक वो जो अबू हनीफा बताते हैं और एक वो जो बुखारी बताते हैं। अबू हनीफा सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो हज, रोजा, नमाज, ज़कात करता है और जिसका तौहीद पर विश्वास है वो मुसलमान है। लेकिन बुखारी ऐसा नहीं कहते। 5 नमाजें तो फर्ज हैं, वो आपने पढ़ी तो क्या पढ़ा, आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने शुक्राना पढ़ा, ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं किया आपने। तो आप तो मिनिमम वो कर रहे हैं जो मुस्लिम होने के लिए जरूरी है, जिसके बिना तो आप मुसलमान माने ही नहीं जाएंगे। तो आप अच्छे आदमी हैं भाई, कौन आपको अच्छा आदमी कहेगा। अगर आप 33% से पास हुए तो क्या आप अच्छे विद्यार्थी हैं? आप 70% और 75% से पास होंगे तो अच्छे विद्यार्थी हैं, या 33% से पास होंगे तो अच्छे विद्यार्थी हैं? क्रिमिनल लॉ, ये तो 33%। अगर आप क्रिमिनल लॉ को मानते हैं या अपराध नहीं करते तो आप कानून मानते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब तो आप उस विद्यार्थी की तरह हैं जो सिर्फ 33% मार्क्स से पास हुआ है। क्योंकि कानून तो यह कहता कि किसी को मारोगे नहीं, लेकिन मैक्सिमम आदमी से क्या अपेक्षित है, प्रेम से रहोगे, मारोगे नहीं, ये नहीं अपेक्षित। आप प्रेम से रहोगे ये अपेक्षित है। अगर आप सिर्फ इतना ही पालन कर रहे हो, किसी को मार नहीं रहे, तो आप कुत्ते ही हो। ठीक है ना। तो पहली चीज कि बेंथम ने आपराधिक विधि का नमूना स्वीकार किया है, और दूसरी चीज कि बेंथम का यह सेंटेंस हमने तो अब तक पढ़ा नहीं। ठीक है, बेंथम ने तो उलट कहा है। बेंथम ने यह कहा कि कानून का लक्ष्य होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यह बेंथम ने कानून का लक्ष्य बताया है। बेंथम के बेंथमाइट प्रिंसिपल्स हैं लेजिस्लेशन के संबंध में, एलएलएम में हमारे पास रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ पब्लिक ओपिनियन ये होना चाहिए, ये बेंथम की मान्यता है। और चलो, अगर हो सकता भाई मेरी नजर से ना गुजरा हो, उनकी नजर से गुजरा हो, तो भी क्रिमिनल लॉ को जिसने नमूने के तौर पर स्वीकार किया है, उसकी बात को संपूर्ण विधिक व्यवस्था के संबंध में उद्धृत नहीं किया जा सकता। कानून वो क्या है, तो कानून की तुलना भगवान के साथ है। कानून निष्पक्ष होता है, निर्भीक होता है, युक्तिसंगत होता है। ये लक्षण किसके हैं, तो ईश्वर के लक्षण है। तो कानून वो चीज है। अब सवाल यह है कि आप कुछ भी बोलते रहो। तो हमने फोन लगा कहा, हमने कहा कि करना तो हम सख्त टिप्पणी चाहते हैं लेकिन ठीक नहीं होगा, इसलिए तो बोले ठीक है, अमेंड किए देते हैं। तो सवाल यह है कि अभियुक्त की परीक्षा ये अगर आवश्यक लग रही है तो आवश्यक रूप से की जाएगी। मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो जरूर की जाएगी, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं। और सेक्शन स्वयं ये लिख रहा है कि मजिस्ट्रेट की शक्ति अप्रतिबंधित नहीं है।
मजिस्ट्रेट अगर अभियुक्त को उन्मोचित करना चाहता है तो उसे किन किन बातों पर विचार करना होगा। यह शक्ति इस प्रकार उपयोग में नहीं लाई जा सकती कि आप जिसे चाहो उन्मोचित कर दो। उन्मोचित करने से पहले आपको 193 इसकी पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ आई दस्तावेजें, इन सब बातों पर विचार करना होगा। और अभियुक्त और अभियोजन दोनों को सुनवाई का अवसर यह भी देना है। और क्यों देना है इसके संबंध में चर्चा हमने पिछली बार भी की थी कि अभी तक जो कुछ किया आपने, चाहे वो संज्ञान था और चाहे अभियुक्त को आहूत करना था, अब तक जो कुछ आपने किया उसमें अभियुक्त का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं हुआ था। आप सब कुछ खुद ही करते रहे थे और आप सब कुछ ठीक ही सोचते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बार अभियुक्त आपके समक्ष उपस्थित है तो अभियुक्त को सुना जाना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आपने जो कुछ सोचा था सब कुछ ठीक ही था। चीजों को देखने के कई आयाम होते हैं, चीजें बहुत आयामों से देखी जा सकती। ठीक है, हमने सुबह भी कहा था कि समझदारी और समझ ये दो अलग अलग बातें हैं। समझदारी का होना यह आप में क्षमता का होना है और समझ गुण है। समझ गुण है और समझदारी ये क्षमता है। जो शिक्षा है ये समझदारी का विकास करती है, अनुभव समझ का विकास करता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि ये बाल धूप में नहीं सफेद हो गए, यानी ये अनुभव से सफेद हुए। ठीक है, कई लोग देशज भाषा में यह भी कहा करते हैं कि पढ़े नहीं तो क्या हुआ, कढ़े हैं, ये भी कहते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ाई समझदारी का विकास करती है किंतु अनुभव समझ का विकास करता है। और समझ गुण है, आप में क्षमता हो सकती है जानने की, लेकिन आपने जाना है ये बिल्कुल अलग बात है। ठीक है ना, जानने की क्षमता होना डिफरेंट बात है और जानना ये डिफरेंट बात है। आप गुण धारण करने योग्य हो सकते हैं, लेकिन आप में गुण है ये जरूरी नहीं है। आप गुण धारण करने योग्य हैं लेकिन आप में कोई गुण नहीं है। तो शिक्षा सिर्फ गुण धारण करने योग्य बनाती है। गुण तो अनुभव से पैदा होता है, इसलिए शिक्षा का उपयोग जब तक नहीं होगा तब तक आप में योग्यता या समझ का विकास ये नहीं होगा। और इसीलिए हमने कई बार कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कभी भी जिसने सिर्फ किताबों को पढ़ा है उसे विशेषज्ञ नहीं माना, जिसने प्रैक्टिकली चीजों का अनुभव लिया है उसे विशेषज्ञ माना। और यही सुबह हम बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या कहा कि जिसने एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस की है वही जिला न्यायाधीश बनेगा, या वो राज्य की न्यायिक सेवा, न्यायिक नहीं लिखा है लेकिन अर्थ वही लिया जाएगा। क्यों? समझ का विकास, जो न्यायिक समझ है उसका विकास इससे नहीं हो सकता कि आपकी समझदारी का विकास हो गया है। आपकी समझदारी का विकास हो सकता है लेकिन समझ का विकास ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो पहली बार अभियुक्त है न्यायाधीश महोदय के समक्ष और अब तक उसे नहीं सुना गया। कोई जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश महोदय ने जो कुछ अब तक किया है वो सब कुछ ठीक हो। सारी जो सामग्री है उस पर अभियुक्त के दृष्टिकोण से भी विचार होना चाहिए और इसलिए दोनों को सुनने के उपरांत वो इस बात का निर्णय करेगा कि क्या अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना चाहिए, और यदि उसका उत्तर हमें होगा तो कर देगा,
लेकिन अगर ना में है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? 240 या 263 इसकी प्रक्रिया ये अपनाएगा वो। ठीक है, एक चीज और समझ ले, उसने कहा कि वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। यानी जब उन्मोचित करेगा तो कारणों को लेखबद्ध करना जरूरी है, और उन्मोचित नहीं करेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगा, तो कारणों को उल्लिखित करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? उन्मोचित करेगा तो कारणों को, ठीक है, लेखबद्ध करेगा, और उन्मोचित नहीं करेगा तो कारणों को लेखबद्ध नहीं करेगा। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कानून में कोई भी बात अयुक्ति संगत नहीं है। यह भी खूब प्री में पूछा जाता है कि अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुई है तो क्या कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। कर दें आप, कोई दिक्कत नहीं किया तो गलत नहीं है। क्यों? इसलिए अगर नहीं भी किया, ठीक है, कारणों को लेखबद्ध नहीं किया और आरोप की विरचना कर दी, तो नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आरोप की विरचना के बाद साक्ष्य नहीं आएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा, अभियुक्त की परीक्षा नहीं होगी। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स, प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। आपको अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने के अनेकों अवसर हैं। इसलिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर किया गया और कारणों को लेखबद्ध नहीं भी किया गया तो फर्क क्या पड़ा? भाई प्रक्रिया काहे के लिए बन रही? निष्पक्ष विचारण के लिए। तो आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, नहीं किया लेखबद्ध, वो सॉरी, हां, आरोप की विरचना के कारणों को लेखबद्ध नहीं किया, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन अगर आपने उन्मोचित कर दिया तो मामला यहीं खत्म हो गया। यह ठीक है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, क्योंकि उन्मोचित हुआ, दोषमुक्त तो हुआ नहीं, और रीट्रायल भी संभव है। लेकिन जरा व्यवहारिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक बार तो एफआईआर लिखा के, इन्वेस्टिगेशन करा के और सारी चीजें होना मुश्किल है। तुम वहां डिस्चार्ज के बाद बात कर रहे हो, जब और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आ जाएंगी तो क्या हो पाएगा और कितने समय में हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और पीड़ित, अगर आपने गलत डिस्चार्ज किया है, ठीक है, तो पीड़ित इसका बहुत लंबा नुकसान हो गया, क्योंकि आपने डिस्चार्ज कर दिया, अब ट्रायल तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपका ये निर्णय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षित होने योग्य है, क्योंकि ये अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी का नहीं रहा, ये अंतिम आदेश की श्रेणी का हो गया, क्योंकि आपने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, तो ये अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी का नहीं रहा। अब तो इसका रिवीजन होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि न्यायालय दोनों पक्षों की सुनने के लिए बैठा है, एक पक्ष की नहीं। इसलिए अगर आपने डिस्चार्ज किया तो कारणों को लेखबद्ध करने की अपेक्षा है। हां, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया आपने तो कारणों को लेखबद्ध करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कानून जरूरत के अनुरूप है। कानून सिर्फ बराबरी का हक देने के लिए नहीं है कि उन्हें भी दिया तो हमें भी दो, ये कोई बात ही नहीं है। उन्हें जरूरत थी, उन्हें दिया, तुम्हें जरूरत नहीं देंगे। ये कोई रेवड़ी बांटने का सवाल थोड़ी है। इसी को गणितीय समानता कहा जाता है कि उन्हें दिया तो हमें भी दो, ये गणितीय समानता है। इसे स्टैटिक इक्वलिटी कहते हैं, और इसका कोई स्थान कानून में नहीं है। डायनेमिक इक्वलिटी है, इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को बराबर का अवसर है अपने बचाव के लिए। यहां पर अगर हम आपके कारणों को लेखबद्ध नहीं भी कर रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद भी, तो आपको नुकसान क्या है ये बताइए? नुकसान तो कोई है नहीं।
तो जब नुकसान कोई नहीं है तो फिर ये क्यों मान लिया जाए कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के कारणों को लेखबद्ध करना चाहिए? कर दे कोई बात अलग, लेकिन डिस्चार्ज के कारणों का लेखबद्ध होना यह आवश्यक है। और आप इन दोनों सेक्शंस को 262 और 263 इन्हें अलग अलग नहीं पढ़ सकते, इन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज ये करने का निर्णय नहीं हुआ तो फिर 263 यही आएगा, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही होगी। लेकिन जैसे हमने कल कहा था, कल नहीं बल्कि सुबह कहा था कि काम के दो भाग होते हैं, एक काम किया जाना उचित है या नहीं, और उचित है तो किस प्रकार किया जाए, इस सब पर निर्णय लेना, और एक एक्चुअली काम को करना। ये दो भाग हैं काम के। ऐसे ही है, आरोप विरचना करनी है या नहीं करनी है, इस संबंध में निर्णय कहां होगा? 262 में। ठीक है, कि आरोप की विरचना करनी है या नहीं करनी है, इसका निर्णय कहां? 262 में। अब करनी है इतना तय हो गया, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज नहीं हुआ। या तो डिस्चार्ज हो जाता तब तो आगे बात ही नहीं है, तब तो यहीं पे मामला खत्म हो गया। कारणों को लेखबद्ध करिए आप, रिविजनल कोर्ट जो कहेगा तो कहेगा। लेकिन अगर आपने डिस्चार्ज नहीं किया तो इतना तय हो गया कि अब आगे विचारण चलेगा और आरोप की विरचना होनी है, यह तय हो गया। लेकिन किन सेक्शंस में होनी है, किस अपराध के लिए होनी है, यह अभी तय नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट में जो पुलिस अधिकारी ने उल्लिखित कर दिया उस अपराध में आरोप की विरचना करने लायक साक्ष्य मौजूद हो। ठीक है, हो सकता है उससे गुरुतर अपराध, उससे गंभीर अपराध, उसमें आरोप की विरचना करने के लिए साक्ष्य मौजूद हो सकता है साक्ष्य हो और उसने जिस अपराध के संबंध में साक्ष्य है उसका उल्लेख पुलिस रिपोर्ट में किया ही ना हो। ठीक है, अब आप कहेंगे तो काग्निजेंस के समय क्या आंखें फूट गई थी, देखा नहीं था? काग्निजेंस भी तो लिया आपने आहूत भी तो किया, तो गलतियां स्वाभाविक हैं। उस समय हम थे। ठीक है, हमने लाख, ठीक है, पहली बात तो यह कि जरूरी नहीं जिस मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया हो वही आरोप की विरचना कर रहा हो, यह आवश्यक नहीं, और व्यक्तियों की समझ में डिफरेंस हो सकता है। चलो वही है, तो जब दो लोग बताने वाले मौजूद हों, दो लोग टोकने वाले मौजूद हों, तब जो निर्णय आएगा, और जब अकेले हम निर्णय लेंगे तब जो निर्णय होगा, इनमें गुणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो फर्क आने संभव है। जब हम आहूत कर रहे थे, जब हम संज्ञान ले रहे थे, तब हम ही हम थे, ना अभियुक्त था ना अभियोजन था, हम ही हम थे, तो हमसे गलती स्वाभाविक है। और अब सब हैं, ठीक है ना, इसलिए अब जो निर्णय आएगा आरोप की विरचना करने के संबंध में, ठीक है, वो अलग ढंग का होगा। और अब फिर से हम निर्णय करेंगे, हमने ये तय कर दिया आरोप की विरचना होगी, उन्मोचन नहीं होगा। लेकिन किन सेक्शंस में करें, किस अपराध के लिए आरोप लगाएं, तो इसका निर्णय अब 263 में होगा। यह पूर्व की सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 240 में होगा। और अब जो निर्णय लिया जाएगा उनमें आरोप विरचना होगी। क्या कहता है? यदि ऐसे विचार, परीक्षा और यदि कोई हो और सुनवाई कर लेने पर, भाई दो ही बातें तो होंगी, या तो उन्मोचित, तो पूर्व में ही हो गया। अब उन्मोचित नहीं हुआ तो आगे की कार्यवाही, इसीलिए हम कह रहे दोनों सेक्शन
कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि आधी बात वो कहता है 262 और आधी बात 263 कहता है। 262 कहता है उन्मोचित हो गए, बात खत्म, और 263 उस दशा की बात करता है जब उन्मोचित नहीं हुए। ठीक है, तो कहता है यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई हो और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारणा करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा। ठीक है, यानी पहली सुनवाई जिस दिन हुई आरोप के लिए, अगर आपको डिस्चार्ज लाना है तो आपके पास आ गए 60 दिन के, उसी दिन से करिए। 60 दिन आपके पास भी आ गए और बीच में आप एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे तो आरोप की विरचना होगी, और इसीलिए जिस दिन पहली सुनवाई हमने की उस विद इन 60 डेज आरोप की विरचना होगी। अच्छा, कब होगी? जब उपरोक्त विचार, उपरोक्त प्रकार से सुनवाई और अभियुक्त की परीक्षा आपने कर ली और अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया है। ठीक है, तब होगी। ठीक है, और तब होगी, लेकिन उपरोक्त परीक्षा और उपरोक्त दस्तावेजों पर विचार करने के उपरांत आपने उसे उन्मोचित तो नहीं किया, साथ ही साथ आपके मन में ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस धारा के अधीन विचारणीय अपराध किया है, इस अध्याय के अधीन। उपधारणा करने जरूरी नहीं है। देखिए, उपधारणा शब्द ये कहां का है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पुराना वाला है उसमें धारा 4 है। धारा 4 उपधारणा को परिभाषित करती है और क्या कहती है? कहती है कि जहां पर ये शब्द लिखे हैं कि न्यायालय उपधारित करेगा, तो जिन तथ्यों के संबंध में विधायिका ने यह निर्देश दिया है कि न्यायालय उन तथ्यों के अस्तित्व को उपधारित करेगा, उनके संबंध में माना यह जाएगा कि वे तथ्य साबित हो गए हैं जब तक कि दूसरा पक्ष उन्हें नासाबित न कर दे। और जहां यह लिखा है कि उपधारित कर सकेगा, वहां जिन तथ्यों के संबंध में यह कहा गया है कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा, उन तथ्यों के संबंध में न्यायालय उन तथ्यों को साबित मान सकता है या उन तथ्यों को साबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य देने की अपेक्षा यह कर सकता है। लेकिन जहां उपधारित करेगा ये शब्द लिखे हैं, वहां तब तक वो साबित मानेगा जब तक कि दूसरे पक्ष के द्वारा वे तथ्य नासाबित न किए जाएं। ये फर्क आया था। लेकिन उपधारणा इसका मतलब ही ये निकला कि न्यायालय कुछ तथ्यों को साबित मान लेता है, यानी कुछ तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में उसका निष्कर्ष निकल आता है। ठीक है ना? तो ऐसा माना जाएगा कि न्यायालय ने अमुक तथ्यों के अस्तित्व को उपधारित कर लिया है। यह उपधारणा का अर्थ निकलता है। यहां उसने कहा यदि उपरोक्त प्रकार से परीक्षा दस्तावेजों पर विचार कर लेने के उपरांत यह उपधारित करने के लिए आधार है। इसका मतलब यह निकले कि अगर उपरोक्त प्रकार से विचार करने के उपरांत यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो आरोप की विरचना होगी ही होगी, तब तो कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि अगर हमने कहा कि हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए तो हम आपको दे ही रहे, क्योंकि 100 10 का भाग है। ठीक है ना? तो अगर यह बात आ गई कि उपरोक्त प्रकार से विचार करने के उपरांत न्यायालय का विचार यह है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय कोई अपराध किया है,
कोई मीनिंग देयर बाय एक किया, एक से अधिक किए, तो आरोप की विरचना होगी ही, साथ ही साथ उस दशा में भी आरोप की विरचना होगी जब न्यायालय यह नहीं मानता कि ऐसा क्लियर कट एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन इकट्ठा कर पाया है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त ने अपराध किया, किंतु जो कुछ प्रोसिक्यूशन ने इकट्ठा किया है उस पर अगर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है, ऐसा गंभीर संदेह, केवल संदेह नहीं, मियर सस्पिशन नहीं, ऐसा गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। उपधारणा का अर्थ ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, कि ऐसा गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि हो सकता है किया हो, ठीक है ना, जो कुछ है वो यूं ही नहीं है, हो सकता है अपराध इन्होंने किया हो, क्योंकि जो कुछ मौजूद है उसमें डॉक्टर यह कहता है कि मृतका या मृतक उसे गला घोंट कर मारा गया है, ठीक है ना। श्वासावरोध ये दो तरीके से आएगा, एक तो हैंगिंग, आपने फांसी लगा ली तो भी श्वासावरोध होगा, और अगर थ्रोटलिंग की जाए या स्ट्रेंगुलेशन किया जाए तो भी होगा, तो श्वासावरोध, गला आप हाथों से किसी का दबा दें, इसे थ्रोटलिंग बोलेंगे, और किसी कठोर चीज को तकिया वगैरह रख के दबा दें तो इसे स्ट्रेंगुलेशन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यह आपने किया तो मृत्यु का कारण तो श्वासावरोध ही होगा, लेकिन डॉक्टर लिखता है ये स्ट्रेंगुलेशन है, तो स्ट्रेंगुलेशन आदमी ने खुद तो नहीं कर लिया, अपना गला खुद तो नहीं दबा लिया, ठीक है। और लेडी या मृतक जो भी है वो आप ही के घर में रहता था, इतना साबित है। प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ कलेक्ट किया वो आप ही के घर में रहता था, उसकी लाश मिली है, आप ही के घर में रहता था, आपकी पत्नी था, आपकी विवाहिता पत्नी थी, या फिर आपका भाई था, कुछ भी था, आपके घर में रहता था, उसकी लाश मिली है, ठीक है। अंतिम रूप से आपके पास देखा गया, घर में देखा गया, उसके बाद किसी ने नहीं देखा उसे, और उसकी लाश मिली और स्ट्रेंगुलेशन है। आप कहते हैं वो खो गया था, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? वो घर से चला गया था। तो नॉर्मल रूल क्या है? आदमी गुमशुदगी दर्ज कराता है, आदमी कुछ करता है, अपना आदमी चला जाता है, ऐसे ही हो जाएगा। आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हो कि सब चला गया था, कैसे मान लिया जाए चला? तो यार ठीक, प्रोसिक्यूशन ऐसा एविडेंस नहीं ला पाया जिससे यह दर्शित हो कि आप ही ने किया, लेकिन एक गंभीर संदेह पैदा हो रहा है कि आप ही ने किया हो सकता है। अब विचारण होगा। हालांकि ये जो उदाहरण हमने दिया है वारंट ट्रायल, ऐसा जो सेशन द्वारा ट्रायबल है उसका दे दिया, लेकिन फिर भी कानून के सिद्धांत तो एक ही है, ठीक है। तो अगर उपधारणा करने का आधार है, उसने ये नहीं कहा कि ये दर्शित होना चाहिए कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया, नो। अगर उपधारणा करने का आधार भी है, इसीलिए आप देखेंगे डिस्चार्ज वहां बहुत कम होता है, एक्विटल हो जाएगा, दोषमुक्ति हो जाएगी, लेकिन डिस्चार्ज होना बहुत मुश्किल होता है, डिस्चार्ज नहीं होगा। कारण यही है कि उपधारणा करने का आधार है तो भी आरोप की विरचना होगी। अच्छा ठीक, मजिस्ट्रेट ने ऐसा पाया कि ऐसा उपधारणा करने का आधार है, फिर उसे अन्य बात पर विचार करना है, ठीक है, कि वह जिस अपराध का, ठीक है, जिस अपराध के संबंध में आरोप की विरचना वो करना चाहता है उसका विचारण करने के लिए वो सक्षम है या नहीं, ठीक है। उसने देखा कि उपधारणा करने का आधार है इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध का, ठीक है ना। अब यह देखेगा कि वो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है या नहीं। अब इस अध्याय के अधीन अध्याय 20 ये तो ऐसे वारंट मामलों से संबंधित है जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय। फिर आप कहेंगे फिर ये बात लिखने की जरूरत क्या है कि इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा विचारणीय है या नहीं, ठीक है ना। ये बात लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है, ठीक है, तो इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध है उसके द्वारा, ये तो तय हो गया। अब फिर वही बात है,
कमिट होकर आया। कमिट होने के समय अभियुक्त तो था नहीं, अभियोजन भी नहीं था, अब आपके समक्ष आया है, आपने डिस्चार्ज किया नहीं, ठीक है, तो डिस्चार्ज नहीं किया आपने, अब आप इस पर विचार कर रहे हैं ना कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अगर आपने पाया कि किया है किंतु इस अध्याय के अधीन मेरे द्वारा विचारणीय है, ऐसा नहीं किया है, तो आप सेशन को कमिट करिए, ठीक है ना, तो आप सेशन को कमिट करिए। और अगर आप ये पाते हैं कि किया है और इस अध्याय के अधीन मेरे द्वारा विचारणीय है, ये भी आपने पा लिया, तो फिर अगली बात आप विचार करिए कि क्या आप पर्याप्त रूप से दंडित कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपराध तो ऐसे भी हैं जो आपके द्वारा विचारणीय हो किंतु आपके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित न किए जा सकते हो, क्योंकि ऐसे अपराध भी आप विचारित करोगे जिनमें आजीवन कारावास और आपकी जो स्थिति है वो 3 वर्ष का कारावास, अगर आप जेएम हैं, और अगर एसीजे में तो 7 वर्ष का कारावास। तो आप इसी स्तर पर विचार करिए कि आपका विचार क्या है, कि अगर आपको लगता है विचारणी तो है मेरे द्वारा, ठीक है, सक्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम पर्याप्त रूप से दंडित नहीं कर पाएंगे, तो इसी स्तर पर कमिट कर दीजिए, प्रतीक्षा मत करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम पर्याप्त रूप से दंडित भी कर लेंगे और बाद में एविडेंस आता है और आपको लगता है कि अब हम पर्याप्त रूप से दंडित नहीं कर पाएंगे, तो 324 और 325 जो भी सेक्शंस हैं उनका सहारा लीजिए। लेकिन प्रक्रिया इसी को कहा जाएगा कि कंप्लीट प्रोसीजर हो। अगर यहीं पर आपको लग गया कि मेरे द्वारा दंडनीय नहीं, मेरे द्वारा विचारित होने योग्य है किंतु पर्याप्त रूप से हम दंडित नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर कमिट कर देने में क्या नुकसान है, आप यहीं कमिट करिए, बात खत्म करिए, ठीक है ना। तो दोनों विचार जब आपके हैं कि हम विचारित भी कर सकेंगे और पर्याप्त रूप से दंडित भी कर सकेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहली सुनवाई जब आपने आरोप के लिए की थी उससे 60 दिन के भीतर आरोप की विरचना लिखित रूप में करेंगे। लिखित रूप में क्यों, क्योंकि आपको फिर सुनकर समझाना होगा, पढ़ाना होगा, ये सारी बातें करनी होंगी और फिर एविडेंस आएगा। तो यहां तक आरोप की विरचना, और कल हम लोग बात करेंगे ट्रायल पर और देखेंगे क्या रहेगा।